लालची डोसा वाला। सोहनपुर गांव में मदन नाम का एक आदमी डोसा का व्यापार करता था। वो बहुत ही अच्छा डोसा बनाता, जिससे उसकी बहुत अच्छी बिक्री होती। अरे मदन भैया, तुम तो बहुत अच्छा डोसा बनाते हो। तुम्हारा डोसा खाकर ऐसा लगता है कि मानो मैं कुछ और खाऊं ही ना। अच्छा भाई, ऐसी बात है तो मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हें मेरा डोसा अच्छा लगता है। इसके बाद समय गुजरता गया, पर मदन जितना चाहता था वो उतना नहीं कमा पाता था। और एक दिन जब वो बाजार में सामान लेने गया तो उसे पता लगा कि बाजार कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा ज्यादा ठंड की वजह से बाजार को बंद कर दिया गया है। इस पर मदन काफी परेशान हो जाता है और परेशान होकर अपने आप से कहता है, अरे अब मैं क्या करूं? यदि मैंने डोसा बनाकर लोगों को नहीं बेचा तो मेरी बिक्री नहीं होगी। अब मैं सामान कहाँ से लाऊंगा? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी मैं अच्छी बिक्री कर सकता हूँ। और ये कहकर वो अपने डोसा बनाने वाले सामान के पास गया। उसने देखा सब कुछ था, सिर्फ उसके पास चावल नहीं थे। तो उसने सोचा क्यों न इसमें किसी और चीज को मिला दे जो सस्ता भी हो और अच्छा भी। और यही सोचकर उसने अपने डोसे को नए तरीके से बनाना शुरू कर दिया। अरे भाई, आज तुम्हारा डोसा थोड़ा बदला नजर आ रहा है। हाँ, लखन ठीक कह रहा है। आखिर ऐसा क्यों भाई? वैसे तो तुम्हारा डोसा बहुत अच्छा होता था, फिर आज इसमें वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई, मैं तो रोज की तरह ही डोसा बनाता हूँ। लगता है रोजाना खा कर तुम लोगों के मुंह का स्वाद बदल गया है। शायद यही होगा, हो सकता है, पर कोई बात नहीं। आपके जैसा हमें कहीं भी डोसा नहीं मिलेगा। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और मदन भी घर पर आ जाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि उसका डोसा भी अच्छा दिख रहा था और उसकी कमाई भी हो रही थी। तभी उसके पास लाला किशोर नाम का एक आदमी आता है और वो मदन से कहता है, अरे मदन, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि अभी सरकार ने बाजार बंद रखा है, तो मेरा भी सामान रखा हुआ है। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हें सस्ते में सामान दे दूंगा। ठीक है, मैं आपकी दुकान पर आकर देखता हूँ। इसके बाद मदन लाला की दुकान पर गया और उसने किशोर कुमार से कहा, अरे लाला जी, अगर आप मुझे सही सही दाम लगाएंगे ना तो मैं फिर आपके ही यहाँ से सामान लेने लगूंगा। इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम चिंता मत करो, तुम बेफिक्र होकर यहाँ से सामान लेकर जाओ। इसके बाद अब मदन रोजाना उसी से सामान लेने लगता है। उसकी दुकान काफी अच्छी चल रही थी। और एक दिन की बात है, ठंड ज्यादा होने की वजह से गांव में बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। इस वजह से उस गांव के मुखिया ने सरकार से गुहार लगाई, गांव में डॉक्टर की टीम भेजी जाए जिससे लोगों को ठीक किया जा सके, क्योंकि लोग ठंड से बीमार पड़ रहे हैं। और मुखिया की बात को सरकार ने मानकर वहां पर एक टीम को भेजा। हेलो, मैं सुरेश हूँ। मुझे सरकार ने यहाँ पर आप लोगों की मदद करने के लिए भेजा है और साथ ही इलाज करने के लिए भी। जब गांव वालों को ये पता लगता है कि गांव में डॉक्टर की टीम आ गई है तो वे सभी एक एक करके चेकअप कराने वहां पहुंच जाते हैं। सभी का चेकअप किया जाता है और इसके बाद सुरेश मुखिया से मिलने जाता है। जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बताइए डॉक्टर साहब, क्या बात करनी है आपको? मुझे ये जानना है कि आपके लोग क्या खा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलावटी खाना खाने की वजह से बीमार हुए हैं। ठंड की वजह से तो बहुत ही कम लोग बीमार हुए हैं। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे गांव में मिलावटी खाना? पर ऐसा करेगा कौन? कौन कर सकता है ऐसा भला? ये तो आप ही जानते होंगे कि ऐसा कौन कर रहा है, जो लोगों की जान को जान ना समझकर खेल समझ रहा है और इसीलिए वो उन्हें मिलावटी खाना खिला रहा है। वैसे आपके गांव में कौन कौन खाने का सामान बेचता है? अरे हमारे गांव में तो कोई भी नहीं बेचता है, बस मदन है जो डोसा बनाकर बेचता है और उसका डोसा लोग बहुत चाव से खाते हैं। तभी मुखिया के घर पर लाखन आया और लाखन ने मुखिया से कहा, अरे मुखिया जी, मुझे आपको एक बात बतानी थी। बहुत दिनों से मदन का डोसा मुझे खाने में अजीब सा लग रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि खाते खाते तुम लोगों का स्वाद खराब हो गया है, पर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा, ऐसी बात है तो सारा माजरा इन्हीं से शुरू हुआ है। मुखिया जी, आप मेरे साथ चलिए। इसके बाद सुरेश और मुखिया मदन की दुकान पर पहुंचते हैं। मदन आराम से डोसा बेच रहा था। तभी मुखिया मदन से कहता है, मदन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बताइए मुखिया जी, क्या बात है?
तुम डोसे में क्या मिलाकर बेच रहे हो? क्योंकि तुम्हारा डोसा खाकर गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मुखिया जी, मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? मैं तो जैसा डोसा बनाता हूँ वैसा ही बेच रहा हूँ। नहीं, अगर ऐसी बात है तो लोग बीमार ही नहीं पड़ते। मुझे ये बात डॉक्टर ने बताई है। हम तुम्हारा डोसा चेक करेंगे। इसके बाद सुरेश ने उसके सामान की जांच की तो पाया कि उसमें सड़े हुए चावल, दाल और साथ ही सड़ा आलू इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर सुरेश ने मुखिया से कहा, यहाँ पर जो भी सामान इस्तेमाल किया जा रहा है वो खराब है और इसी वजह से गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसका कारण ठंड नहीं बल्कि ये डोसा है। हमें माफ कर दीजिए मालिक, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। मैं लालच में आ गया था। तुमसे भूल नहीं हुई है बल्कि तुमने गुनाह किया है। तुम्हें तो पुलिस में दे देना चाहिए। नहीं मुखिया जी, मैं बहकावे में आ गया था। ये सब मुझसे लाला किशोर ने करवाया है, क्योंकि वही मेरे पास ये सौदा लेकर आया था। उसी ने कहा कि बाजार बंद होने की वजह से मैं उसके यहाँ से सामान लूं, और तुमने उसके यहाँ से सस्ता सामान ले लिया, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो गई है। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं। तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए, जिससे तुम कभी भी आगे लालच न कर सको। और इसके बाद मदन और लाला किशोर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और सुरेश सभी का इलाज करता है और सभी गांव वाले ठीक हो जाते हैं। बोना जादूगर और भोला। आदर्श नगर नाम का एक गांव था। पूरे गांव में एक ही कुम्हार था, भोला। भोला बहुत ही सीधा साधा था। इस वजह से गांव के सभी लोग उससे कम पैसों में मिट्टी के बर्तन लेकर जाते थे। इसलिए उसके घर का गुजारा जैसे तैसे ही होता था और भोला की पत्नी सीता उससे बहुत नाराज थी। भोला की एक ही बेटी थी, रूपा। भोला ने रूपा की शादी के लिए गांव के साहूकार गिरधारी से दहेज के लिए कुछ रुपए उधार लिए थे। एक दिन घर के बाहर भोला आंगन में मिट्टी से बर्तन बना रहा था। तभी साहूकार आता है। भोला, अरे ओ भोला, बेटी की शादी होकर 6 महीने हो गए, पर तुमने अभी तक मेरा पैसा नहीं लौटाया। साहूकार जी, इस बार बारिश हुई थी तो बर्तन के लिए अच्छी मिट्टी नहीं मिली, जिस वजह से पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया। देखो भोला, अगले महीने तक मुझे मेरा सारा पैसा सूद समेत वापस चाहिए, बता देता हूं। जी साहब। और साहूकार निकल जाता है। साहूकार के जाने के बाद सीता बाहर आकर भोला को कोसने लगती है। आखिर कब तक तुम ईमानदारी का पुतला बनकर घूमोगे? घर तो तुमसे चलता नहीं, साहूकार के पैसे कैसे दोगे? तुम चिंता मत करो, मैं करता हूं कुछ। तुम्हारी वजह से तो मेरा गहनों का सपना पूरा नहीं हो रहा और साहूकार है कि सिर पर आकर बैठ गया है। बारिश के रुकने तक कुछ नहीं हो सकता, तो खाना खाने के लिए भी बारिश खत्म होने तक रुको। भोला सीता की बातें सुनकर नाराज होता है और गधे को लेकर अच्छी मिट्टी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मिट्टी की तलाश में भोला अपने गांव से बहुत दूर निकल जाता है। एक खंडर जैसी जगह दिखने के बाद उसका मन कुछ खाकर आराम करने को करता है, तो वो वहां रुकने का तय करता है। गधे को एक पेड़ से बांधकर वो अपनी पोटली में से सब्जी और रोटी खाता है।
और पानी पीने के लिए वो एक झरने के पास अपना मिट्टी का छोटा गड्ढा लेकर जाता है और पानी भरकर पीता है। उसकी प्यास तो बुझ जाती है, पर गड्ढे के अंदर का पानी खत्म ही नहीं होता। भोला चौंक जाता है। वो सोचता है कि शायद मुझे नींद की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर जब वो गड्ढे का पानी लेकर अपने गधे को पिलाता है, तब भी गड्ढे के अंदर का पानी खत्म नहीं होता। तो भोला खुश होता है और सोचता रहता है कि अगर मैं इसमें अच्छी मिट्टी भरकर घर लेकर जाऊं, तो मुझे फिर से कभी मिट्टी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोपहर होने की वजह से धूप बहुत थी, इसलिए भोला थोड़ी देर सोता है। कुछ देर बाद सोकर भोला उठता है तो उसे खंडर से आगे एक छोटा पर्वत दिखाई देता है। भोला सोचता है कि इस पर्वत की मिट्टी तो बहुत बढ़िया है, इससे मैं ढेर सारे बर्तन बनाकर साहूकार के कर्जे से छुटकारा पा सकता हूँ। भोला पर्वत की तरफ जाता है और गड्ढे में मिट्टी भर लेता है। गड्ढे से मिट्टी कम होती है या नहीं, ये देखता है। इस बार भी मिट्टी नीचे गिरती है, पर गड्ढा खाली नहीं होता। भोला बहुत ही खुश होता है और गधे को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर सीता परेशान होती है कि मैंने खामखा भोला को उल्टा सीधा कह दिया, और रोने लगती है, जिससे पूरे गांव में अफवाह फैलती है कि सीता की वजह से भोला घर छोड़कर चला गया। रात को रास्ते में भोला को गड्ढे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, तो भोला डर जाता है। तब भोला का गधा बोलने लगता है, मालिक, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। भोला डरकर रुक जाता है। मालिक, मैं बोल रहा हूं, आपका गधा। आप गड्ढे में मिट्टी लेकर आए हैं तो गड्ढा हिल रहा है और आवाज हो रही है। तुम बोल कैसे सकते हो? मैं तो पहले से ही बोल रहा था, आज आपको सुनाई दिया है। ये तो कमाल हो गया। तभी अचानक से भोला के हाथ से मिट्टी का गड्ढा नीचे गिर जाता है और मिट्टी नीचे गिरने लगती है। भोला जब गड्ढा उठाने लगता है तो उसमें से एक बौना जादूगर बाहर निकलता है और भोला के हाथ पर जाकर बैठता है। गधे कहीं के, मुझे क्यों उठा लाया है? मैंने सिर्फ मिट्टी ही उठाई थी। मैं बड़ेराम जादूगर हूँ और तुमने मेरा घर तोड़ दिया। मुझे क्षमा करना। तुम क्षमा नहीं, शिक्षा के ही योग्य हो। कितने आराम से मैं अपने घर में सो रहा था। रुको, तुम्हें अभी बंदर बना देता हूँ। आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर मुझे छोड़ दीजिए। चाहे तो मैं फिर से आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। मिट्टी लेकर कहाँ जा रहे थे? मैं कुम्हार हूँ और आदर्श नगर में मेरा घर है। इस साल बारिश की वजह से अच्छी मिट्टी नहीं मिली, जिससे मैं बर्तन बनाकर बेच नहीं सका। इस बात से मेरी पत्नी मुझे हर बार टोकती है। तो इसलिए तुम मिट्टी लेकर जा रहे थे? हाँ, मुझे छोड़ दीजिए। चलो फिर तुम्हारे घर, मैं तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर करता हूँ। बड़ेराम अपनी जेब से एक छड़ी निकालकर घुमाता है और पल भर में सारे गांव के नजदीक आते हैं। भोला को देखकर सीता बहुत खुश होती है और उससे माफी मांगती है।
रात को खाना खाने के बाद भोला और सीता सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर गड्ढे से मिट्टी निकालकर भोला पानी में घोलने लगता है। वैसे वैसे मिट्टी का ढेर बढ़ने लगता है। ये बात देखकर भोला बहुत खुश होता है और बर्तन बनाने में जुट जाता है। भोला की लगन देखकर सीता भी उसका हाथ बटाने लगती है, जिससे भोला का बहुत सा काम आसान होता है। कुछ दिनों बाद भोला ढेर सारे बर्तन बनाकर बाजार में बेचकर आता है। और दूसरे बनाए हुए बर्तन रखने के लिए आंगन में जगह नहीं बचती, तो उसके पड़ोसियों को उस पर संदेह होता है कि भोला ने आखिर इतनी सारी मिट्टी लाई कब। पर कोई भी उससे पूछने के लिए तैयार नहीं था। ये बात एक दिन साहूकार गिरधारी तक पहुंच जाती है और गिरधारी सुबह सुबह भोला के घर जाता है। तब भोला बर्तन बना रहा होता है। भोला, तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। साहूकार जी, बैठिए ना, चाय पानी कुछ लेंगे? मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। साहूकार की आवाज सुनकर सीता बाहर आती है और गिरधारी के हाथ में पैसे थमा देती है और निकल जाती है। और भोला, तुमने तो कहा था कि अच्छी मिट्टी नहीं मिल रही, इसलिए बर्तन नहीं बने, और अब तो तुम्हारे पास बर्तन रखने के लिए भी जगह नहीं है। अब मेहनत नहीं करूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा? पैसे तो पूरे हैं। चलो, मैं चलता हूं। जरूरत पड़ेगी तो कभी भी आ जाओ। जी, शुक्रिया। गिरधारी बाहर जाकर देखता है कि भोले के गड्ढे की मिट्टी खत्म नहीं हो रही। उस रात गिरधारी भोला का गड्ढा चुरा कर लाता है और उसमें ढेर सारे पैसे डाल देता है। पर जैसे ही गड्ढे में पैसे डालता है तो पैसे गुम हो जाते हैं। गिरधारी सोच में पड़ता है कि आखिर पैसे गए कहाँ। फिर गिरधारी को रात भर पैसे खोने के दुख में नींद नहीं आती। दूसरे दिन उठकर तैयार होने के बाद भोला जब काम करने के लिए उसका गड्ढा ढूंढने लगता है तो वो कहीं भी नहीं मिलता। भोला का गधा सिर्फ हंसने लगता है, जिससे भोला परेशान होता है। तो बड़े राम हंसते हुए उसे कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारा गड्ढा तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगा। उतने में साहूकार गड्ढा लेकर उसके पास जाता है और झूठ मूठ से रिझाने लगता है। अरे भैया भोला, कल रात को कुछ चोर तुम्हारा मिट्टी का गड्ढा लेकर भाग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो वो मुझसे डरकर गड्ढा यही छोड़ गए। सोचा तुम्हारा है तो देने आ गया। जी, शुक्रिया साहूकार जी। ये बोलते ही गर्दन झुकाकर साहूकार आंगन से बाहर निकलने लगता है। तभी बड़े राम उसके पीछे एक जादू का कुत्ता भगा देता है। वो कुत्ता गिरधारी के पीछे पड़ जाता है और गिरधारी यहाँ वहाँ गिरते हुए वहां से दुम दबाकर भागने लगता है। इधर सब हंस हंस कर लोटपोट होते हैं। तब भोला बड़े राम से पूछता है, बड़े राम जी, ये चमत्कार कैसे हुआ? मैंने रात को ही ये गड्ढा चुराकर उसे भागते हुए देखा था।
पर वो वापस देने कैसे आ गया? गधे से सारी चीजें ज्यादा बढ़ती है, ये उसे मालूम नहीं था क्या? भोले, गलती उसकी नहीं, गधा उसकी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं करता, क्योंकि तुमने जो मिट्टी लाई है वो मेरे आंगन की है, जो कभी खत्म नहीं होती। तुम ईमानदारी से अपना मिट्टी का बर्तन बनाने का काम करते हो, तो मिट्टी ने भी तुम्हें समझ लिया। पर वो मिट्टी किसी बुरे इंसान को कभी उसका मनचाहा फल नहीं दे सकती। अगर तुम भी बुरे इरादे से मिट्टी निकालते तो तुम्हें भी गिरधारी की तरह ही पछताना पड़ता। चलो, अब मुझे जाकर मेरा महल भी बांधना है। आखिर कब तक तुम पर बोझ बनूं? ये बोलकर बड़ेराम जादू की छड़ी निकालकर हवा में घुमाता है और गायब हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है और अच्छाई का अंत हमेशा अच्छा ही होता है। इसीलिए हमें हमेशा अपना हर काम अच्छी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए, जैसे इस कहानी में भोला ने किया। धन्यवाद।